कैसी तैयारी चल रही है? 100 ऑन 100 लाने के लिए रेडी है ना? चलो प्रैक्टिस आगे करते हैं और अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का जो सेकंड सैंपल आया है उसको आज हम सॉल्व करेंगे। इनमें हम सारे 1 मार्कर्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, चाहे वो MCQs हो या फिर 1 मार्कर्स हो जिनमें फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग हो, पिक्चर का हो क्वेश्चन, या फिर हम सेक्शन 2 भी कवर कर लेंगे, मतलब सेक्शन बी जो कि है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि MCQs का है। प्राकृतिक, फैशनेबल और ज्यामितीय डिजाइन किस तत्व का, डिजाइन के किस तत्व का हिस्सा है? बताइए किस तत्व का हिस्सा है? रेखा? रेखा नहीं हो सकता, रंग नहीं हो सकता, बुनावट नहीं हो सकता, ये तो आकार ही होगा। तो अगर हम फैशनेबल डिजाइन की बात करें, ज्यामितीय, ये जो हम डिजाइन बना रहे हैं ये है हमारा ज्यामितीय डिजाइन, ज्योमेट्रिक डिजाइन। अगर मैं इस पेजले को बनाती हूँ ये है मेरा फैशनेबल डिजाइन, और अगर मान लो हम इस फूल को बनाते हैं तो ये है मेरा प्राकृतिक डिजाइन। तो ये आकारी तो होगा ना, पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, तो आंसर है सी। समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पहले ही क्वेश्चन में चॉइस मिली है जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस हाई रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा ऐसा कारक है जो वस्त्र सामग्रियों में बुनावट को निर्धारित नहीं करता? बुनावट का निर्धारण नहीं करता। रेशे का प्रकार, ये तो बुनावट रेशे से ही होगी तो करेगा ही। धागे का धागे से ही बुनावट होगी तो धागे का भी करेगा। वस्त्र निर्माण की तकनीक, किस तरीके से हम उसे बुन रहे हैं, पास पास बुन रहे हैं, सिंपल वीव है या फिर वो टेढ़ी वाली वीव है जिसे हम या वो पाइल वीव है, तो इससे डिसाइड करेगा कि कैसी उसकी बुनावट है। तो कपड़े को रंगते जब हमें कपड़े के स्तर पर उसका बुनावट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा? घा ऑप्शन हो गया। समझ में भी आ रहा है ना? मैं आपको साथ में थोड़ा सा हिंट भी देती जा रही हूँ, बट ये हिंट्स बेटा काफ़ी नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा जाओ, वीडियो को देखो, उस लेसन को रिवाइज करो और उसके बाद इसे अटेम्प्ट करो। एक्चुअल बेनिफिट आपको इस प्रैक्टिस का तभी मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डैश विकास संचार का साधन है? ICT, प्रिंट मीडिया, समाज का और ख दोनों। अब ऐसे क्वेश्चंस में मान लो आपको समझ में नहीं आ पा रहा है, ये लेसन आप छोड़ के गए हो या बाय चांस आपको याद नहीं आ रहा है, तो क्या करो? तो ये वाला वीडियो ज़रूर देख लेना जिसमें मैंने आपको लिंक दिया है कि MCQs अगर ना आते हो तो गेस कैसे करें। ये सिर्फ तभी करना है जब MCQs ना आते हो, याद रखो। तो यहाँ पर क्या है? क ख ग घ। ग में आपको क और ख दोनों दिए, ज़्यादातर चांस होता है कि ये आंसर सही हो। चलो चेक करें। ICT और प्रिंट मीडिया ये दोनों ही विकास संचार के साधन है, लेकिन समाज नहीं है। समाज के लिए ही तो विकास संचार हम कर रहे हैं, तो आंसर भी इसका का और खा है। तो ऐसे में आपको ये वाली टेक्निक्स बहुत काम आएंगी। फिर हम आते क्वेश्चन नंबर 3 पर। अरक्तता डैश की कमी से होने वाला रोग है? लोहा, ये इस तरह के क्वेश्चंस बच्चे बार बार हर पेपर में रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो सैम्पल पेपर हो, प्रैक्टिस पेपर हो, या अभी प्री बोर्ड का आएगा उसको भी हम स्टडी ज़रूर करेंगे क्या पैटर्न आया है। तो अरक्तता है तो लोहा होगा। विटामिन ए का अलग होता है, गोइटर से गेंगा होता है, कैल्शियम से हड्डियां कमज़ोर होती है। इस तरह का एक ना एक क्वेश्चन आप देखना ज़रूर आएगा। तो सारी डिजीजेस किससे क्या क्या होता है इसको याद कर लो अच्छे से। फिर हम आते क्वेश्चन नंबर 4। रश्मि एक मोटर की दूसरी मंजिल की साफ सफाई और रखरखाव की जिम्मेदारी है, वह डैश के रूप में कार्य करती होगी। बताओ। जब उस पर सिर्फ एक मंजिल की जिम्मेदारी है तो वो ज़रूर तल पर्यवेक्षक होगी। कई बार आप देखिए आपको आंसर का जब जो है वो क्वेश्चन में ही जवाब मिल गया। तो अगर वो एक मंजिल का काम कर रही है तो वो तल पर्यवेक्षक होगी। फिर भी बाकी एक बार देख लेते हैं। आंसर तो आप पहले ही निकाल चुके हो कि आंसर हमारा क है। कमरा नहीं हो सकता, मददगार नहीं, आंतरिक सज्जाकार वो तो पूरी बिल्डिंग का ही होगा। तो आंसर हमारा है क। देखा आपने किस तरह से हम आसानी से अगर MCQs में डाउट हो तो भी हम कर सकते हैं और हमारे MCQ सही भी हो सकते हैं। पर यहाँ पर हमें चॉइस भी दी गई है। देखिए क्या है। सुमित टेबल को साफ करता है, टेबल का ध्यान रखना, और एक होटल में स्वच्छता और स्वच्छता के मानक को देखता है, वह किस विभाग में होगा? टेबल, चेयर, खाना पीना, तो खाद्य और पेय पदार्थ। बाकी अगर बहुत ध्यान से ना भी देखो तो भी हमें अपना आंसर ग पे मिल गया है। तो थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया और आपको अपने आंसर्स सही मिल रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो आप अगर देखो जो मैंने आपको वीडियो बताया उसकी सारी टेक्निक्स यहाँ पर फॉलो हो रही हैं। SMOI का फुल फॉर्म क्या है? हमने सिल्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा। सिल्क मार्क के बारे में ज़रूर पढ़ा है। तो सिल्क मार्क इन 2 ऑप्शंस में है, तो क और घ ये तो दोनों हटाई दो। सिल्क मार्क ओरिएंटेशन ये नहीं पढ़ा हमने, तो ये होगा सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो एलिमिनेट करके ही हमें आंसर मिल गया कि हमारा आंसर है ख। इसका आंसर है सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 हो गए हमारे और कितने सिंपल आसानी से हो रहे हैं।
अब हम आते क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो है कि मिलान करें। अब जैसे ही हम मिलान की बात करते हैं बेटा, आप ध्यान दो, पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमारा इसी लेसन में से था, जो कि था संसाधित खाद्य पदार्थ। इस लेसन को ज़रूर रिवाइज कर लेना, इसका मतलब इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका हो सकता है ज़रूर आए। न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ, कटे फल और सब्जियां, इससे कम क्या कोई संसाधन हो सकता है? फल काटना और उसे सब्जियों को काटना। तो ए का आंसर तो ज़रूर 1 ही होगा। जब हम A1 की बात करते हैं तो हमारा का और खा तो हट गया। अत्यधिक जोखिम वाले खाद्य पदार्थ, वो हमने पिछले में भी पढ़ा था जब हम साल्मोनेला की बातें में कर रहे थे। मांस और अंडे, तो अब हमारे पास बचा ग और घ, इसमें ए और बी सेम ही है तो सही आंसर होगा। कार्यमूलक खाद्य पदार्थ, प्रोबायोटिक और लाइकोपिन, सी का आंसर 4 है। अगर नहीं भी याद हो तो ध्यान रखना, हमने याकुल्ट नाम की एक बॉटल की बात करी थी ना, जिसमें कि हम ड्रिंक पीते हैं, वो प्रोबायोटिक है, हमारे पेट के लिए अच्छा है। तो कार्यमूलक सी है। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या हुआ बताओ? इसमें हमारा ऑप्शन बन रहा है 6 का डी। तो हमारा ऑप्शन हो गया इसमें घ, क्योंकि कार्यमूलक प्रोबायोटिक है। हो गया ये आंसर भी। अब चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। ऊपर से निचली स्थिति में निम्न की व्यवस्था करें। इनको हमें पोस्ट वाइज लगाना है, ऊपर से नीचे, मतलब सबसे हाई पोस्ट ऊपर, सहायक गृह अनुरक्षक, फिर गृह अनुचर, सार्वजनिक क्षेत्र पर्यवेक्षक या प्रधान गृह अनुचर। प्रधान गृह अनुचर, गृह अनुचर के तो ऊपर ही होगा, तो 4-2 से पहले आएगा। तो फिर से हमारे ख और ग जो है ऑप्शन, ये दोनों तो हट ही गए। अब इन दोनों में से कौन सा ऊपर होता है? सहायक गृह अनुचर, क्योंकि ये पूरे ग्रह को देख रहा है, ना कि सिर्फ क्षेत्र को। तो हमारे ऑप्शंस के अनुसार हमारा आंसर बनता है A 1 3 4 और 2। अगर नहीं याद हो तो वापस जाओ और लेसन को एक बार रिवाइज कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये भी बार बार पूछा जा रहा है, रेपिटेटिव है। HIV एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रव्यापी संचार अभियान कौन सा था? याद हो गया होगा अब तक तो, रेड रिबन एक्सप्रेस। ये इंडियन रेलवेज और नाको की मदद से चलाया गया था, और ये इस ट्रेन में ही एड्स के लिए बहुत सारी अवेयरनेस की चीज़ें थी, और ये पूरी इंडिया में साउथ से नॉर्थ तक पूरी ये ट्रेन चली थी। याद हो गया है ना अब तो ये। अब इसी के साथ हमारे MCQs खत्म होते हैं। अब हम आते हैं अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। पहला है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। डैश के द्वारा अच्छे पालन पोषण और देखभाल से सक्षम जिम्मेदार भावी नागरिकों के निर्माण की संभावना होती है यूनेस्को में। इसमें क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये हमने पढ़ा था ना, क्या था ये बताइए? बच्चों का ध्यान रखना और उनकी पढ़ाई का ध्यान रखना। ओके, चलो आगे बढ़े। अब हम आते हैं इसमें आपको एक चॉइस भी मिली है और दोनों ही क्वेश्चन सिंपल हैं। डैश एक संस्थागत व्यवस्था को नाम दिया गया है जिसे विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों की घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में देखभाल के लिए बनाया गया है। तो देखभाल के लिए बनाया गया है, छोटे बच्चों के लिए, और संस्थागत भी है, जब घर वाले मौजूद ना हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर पक्का ही क्रैच आ जाएगा। ये दोनों एक ही लेसन में से थे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये भी 1 मार्कर है। जिन बच्चों की आयु 18 वर्ष से कम और कानून का उल्लंघन करने के मामले में दोषी पाए जाते हैं, उन्हें कौन से घरों में रखा जाता है? ये हम बार बार डिस्कस करें। बताओ, ये बाल गृह हैं? कौन से गृह हैं? यह आपका काम है मुझे बताना, इसका आंसर आप ज़रूर बताओ। हम इसको पिछले दोनों में अलग अलग तरह से करते चले आ रहे हैं कि ऐसे बच्चों को किस में रखा जाता है। पिछली बार आपसे पूछा था जिनके माता पिता नहीं मिलते उनको कहाँ पर रखा जाता है। एक क्वेश्चन का जवाब अब आप भी देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कमेंट बॉक्स में मुझे आप जवाब दे दो। क्वेश्चन नंबर 11, उपरोक्त चित्र में रंग के किस आयाम पर आधारित है? किस आयाम पर आधारित है बताइए? ये मूल्य या वैल्यू पर है। ये जब हम सफ़ेद रंग बनाते हैं तो हमारे टिंट बनते हैं, जब काला मिलाते हैं तो हमारे शेड बनते हैं। तो यहाँ पर हमने मूल्य की बात कर रहे हैं, मतलब कलर की। और ये कौन सी कलर सूचना है जिसमें कोई भी रंग नहीं है? बताइए इसका नाम क्या है? ये होती है हमारी न्यूट्रल या एक्रोमैटिक कलर स्कीम, जिसमें हमारा कोई भी रंग नहीं होता है। ठीक है, अब आगे बढ़े। FSSAI मानकीकरण चिन्ह बनाओ। अब ये भी अगर आप देखो तो हर लेसन में कुछ ना कुछ आपको एक मानकीकरण चिन्ह बनाना है। हम ISI का चिन्ह देख चुके हैं, हम सिल्क मार्क का चिन्ह देख चुके हैं। अब यहाँ पर आपसे मांगा गया है FSSAI का चिन्ह, तो आपको हर जगह ही एक ना एक चिन्ह बनाना पड़ेगा। सारे चिन्हों की प्रैक्टिस करके आएँ और यहाँ पर आप बना देंगे FSSAI का चिन्ह और आपको 1 नंबर यहाँ पक्का मिल जाएगा। फिर है, बच्चों में सामंजस्यता लाने के लिए 2 तरीके आपको यहाँ पर बताने। किस तरह से हम सामंजस्यता ला सकते हैं? वस्त्रों में हम आकार से भी ला सकते हैं, हम बुनावट से भी ला सकते हैं सामंजस्यता। अगर याद ना हो तो एक बार लेसन को देखना। आकार से भी ला सकते हैं,
बुनावट से भी ला सकते हैं, लाइन से भी, रेखा से भी ला सकते हैं और रंगों से भी ला सकते हैं। जैसे हम सिल्क की साड़ी के साथ सिल्क का ब्लाउज इस्तेमाल करते थे, ये एग्जाम्पल याद आया, मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। इसे हम कहते हैं सामंजस्यता। फिर क्वेश्चन नंबर 14 जो कि हमारा आखिरी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, श्रीमान संदीप अधिक नमक और सोडियम की मात्रा खाते हैं। तो अगर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में नमक और सोडियम की मात्रा ज़्यादा खा रहे हैं तो किस रोग से पीड़ित होंगे? ये बहुत बार हम कर चुके हैं, अब आपको याद हो जाना चाहिए, उच्च रक्तचाप। सोडियम और नमक जहाँ भी आएगा वहाँ पर उच्च रक्तचाप आएगा, और अगर लो ब्लड प्रेशर होगा तो आप नमक की मात्रा बढ़ाएंगे। ठीक है। अब समीर एक आहार विशेषज्ञ है, ये इसमें आपको एक चॉइस दी गई है और दोनों ही बड़े सिंपल हैं। समीर एक आहार विशेषज्ञ है, उसके लिए किसी भी 2 रोजगार के अवसर के नाम बताएं। अगर आज आहार विशेषज्ञ है तो वो कहाँ कहाँ काम कर सकता है? वो अस्पतालों में काम कर सकता है, वो जिम में काम कर सकता है, वो स्वास्थ्य केंद्रों में काम कर सकता है, वो स्वयं का अपना कार्य भी शुरू कर सकता है, स्वयं का कार्य भी शुरू करता है। जो सरकारी स्कीम्स हैं, जो सरकारी ऐसे कार्यक्रम चलते हैं, उनमें भी वो हिस्सा ले सकता है ना। तो उसके लिए ये सारे ऑप्शंस हैं, आपको कोई भी 2 बताने हैं और ये 2 नंबर भी आपके पक्के। तो ये 14 में से 14 मार्क्स तो आपको पक्का मिल रहे हैं। अब हम आते केस स्टडी में से, और इसके बाद आप कहोगे कि हमें 21 में से 21 मार्क्स मिल रहे हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता के हित में एक ऐतिहासिक कानून है। बताओ कब आया था ये कानून? याद रखना, 1986 में। इस अधिनियम का मुख्य कार्य क्या था? उपभोक्ताओं को बाजार में प्रचलित धोखाधड़ी से रोकना और उनकी शिकायतों के लिए उनको निवारण प्रदान करना। उपभोक्ताओं को जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए मानकीकरण चिन्ह बनाना। अब इसके लिए उपभोक्ताओं को भी मानकीकरण चिन्ह वाले ही पदार्थ खरीदने चाहिए, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मानकीकरण चिन्ह। तो अब इसके क्वेश्चंस देखें। 15th क्वेश्चन है, सीपीए मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 किस वर्ष में प्रतिस्थापित किया गया? अब ये आपको याद भी करना पड़ेगा और ये जनरल अवेयरनेस भी है, शायद आपने सुना भी हो। तो 2019 में, मतलब कि इसका आंसर है घ, इसको प्रतिस्थापित किया गया। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, उपभोक्ता के स्वास्थ्य और जीवन को होने वाले हानिकारक प्रभाव को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा अधिकार है? स्वास्थ्य और हानिकारक को सुरक्षित रखने के लिए, ये तो बिल्कुल सिंपल है, मेरे ख्याल से इससे सिंपल कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। सुरक्षा का अधिकार, और कोई पढ़ने की भी इसमें ज़रूरत नहीं है, ये 1 नंबर पक्का है आपका। इसके बाद मानकीकरण चिन्ह दिए गए विकल्पों में से किन में पाया जाता है? ये भी बिल्कुल सिंपल है, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। मानकीकरण चिन्ह हम कहाँ पर देखते हैं? लेबल में देखते हैं ना, तो आंसर का है, बाकी देखो ही मत, आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ये पढ़ के देखते हैं। सोना और चांदी के आभूषणों पर पक्का हॉलमार्क होता है। मानव निर्मित सभी परिधानों पर इको मार्क होता है? नहीं, मानव निर्मित परिधानों पर इको मार्क नहीं होता। तो अगर ये नहीं है तो फिर ऑप्शन का ही होगा, पर देख लेते हैं। एफएसएसएआई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, ये तो हमारा नेशनल चिन्ह है। सिल्क मार्क लेबल ना, तो हमारा ऑप्शन का है। सिल्क मार्क लेबल पर कोई हॉलोग्राम नहीं होता, उसमें तो एक निशान बना होता है जिसको हम पिछले बार भी पढ़ चुके हैं। तो हमारे ये चारों भी सही हो गए। अब सिर्फ एक केस स्टडी बची और ये भी बहुत सिंपल है इस बार तो। फैशन आज एक बड़ा व्यापार है जिसमें डिज़ाइन, विनिर्माण, वितरण, विपणन, खुदरा बिक्री, इन सब के बारे में लोगों को रोजगार देता है। फैशन डिज़ाइन को समझने के लिए हमें फैशन की प्रकृति को समझने की ज़रूरत है, और ये भी देखना होता है कि ये कैसे काम करता है। इसमें बुनियादी बातें, फैशन को प्रभावित करने वाले कारण, अवधारणाएं, इन सभी को हमें समझना आवश्यक है। बिल्कुल है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में फ्रांस में पुरुष डिज़ाइनर्स को किस नाम से जाना जाता था? कुट्यूरर, कुट्यूरे, दर्जी, या फिर देखिए क्या है चौथा ऑप्शन, या इसी में से कोई निकल रहा है? कुट्यूरर। ठीक है, तो हम इनको कहते थे कुट्यूरर, और जो लड़कियां होती थी, ऐसे जो लड़कियां डिज़ाइनर होती थी, उनको हम कहते थे कुट्यूरर। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। औद्योगिक क्रांति का परिणाम इनमें से कौन सा है? सिलाई मशीन कोई औद्योगिक क्रांति तो नहीं लाई थी, कोई अलग फैशन मेला और बाजार, नहीं। औद्योगिक क्रांति थी तो बिजली के करघे, आपका आंसर होगा इसमें खा। ऑब्वियस है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बिल्कुल सिंपल है। लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई डाउट हो तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में चॉइस दी गई है। डैश वर्ष में आइजैक सिंगर ने पैरों से चलने वाली ट्रेडल सिलाई मशीन को विकसित किया था? ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ये किया था 1859 में, तो इसका ऑप्शन हो गया आपका का।
तो इसमें अगर ये याद ना हो तो फिर ए वाला जो पहली वाली चॉइस थी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, और जैसा हमारा पहले एमसीक्यू में चॉइस था ऐसे ही लास्ट में डैश फैशन खुदरा संगठनों का प्रकार है। विभाग स्टोर, किराने की दुकान, फैशन, डिस्काउंट स्टोर, ये तो खुदरा हो ही नहीं सकता, एक्सपोर्ट हाउस ये भी खुदरा नहीं हो सकता, तो बचता क्या है, विभाग स्टोर। तो एलिमिनेशन से हमने अपने ज़्यादातर क्वेश्चंस अगर नहीं भी आते तो सॉल्व कर लिए। फिर भी इसमें चॉइस दी गई है, दृश्य व्यापार के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है। दृश्य व्यापार मतलब किस तरह से हम अपने सामान को लगाते हैं, तो ये व्यापार विभाग नहीं हो सकता। बिक्री कर रहे हो ना, हमें यहाँ पर क्या करना है बताओ, हमें बिक्री करनी है तो ऑब्वियसली ये बिक्री और संवर्धन होगा। परिचालक भी नहीं हो सकता और कार्मिक भी नहीं हो सकता क्योंकि हम सामान बेच रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा ख, और यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा क। तो फिर हो गए हमारे सारे एमसीक्यूज, कोई भी प्रॉब्लम किसी में नहीं आई, बहुत ही सिंपल थे। तो आपको बेस्ट ऑफ लक, पूरे नंबर आपको लेकर आने हैं। कितने लाओगे, यहाँ तो 21 में से 21 आ गए और पेपर में आएंगे पूरे 100 में से 100। बेस्ट विशेस, तैयारी करते रहो और इस बार दिल लगा के सोच के रखो कि आपको 100 में से 100 लेकर ही आने हैं। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।